जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, जिनका भी पेपर 30 तारीख को है यानी कि 30 अगस्त को है और 31 अगस्त को है, उन सभी लोगों को साथियों ये सभी के सभी सवालों को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि पिछली 6 शिफ्टों पर आधारित ये साथियों मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है। इस मॉडल पेपर में साथियों आप लोग हिंदी देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे, सामान्य ज्ञान देखेंगे और साथियों मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर बात करें, आप चाहते हैं कि 30 और 31 के पेपर को बहुत धुआंधार तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से साथियों क्रैक करें, तो इस क्लास का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि पेपर अगर आप देखेंगे साथियों तो इसी क्लास से आप लोग पेपर देखेंगे और मुझे नहीं लगता कि पेपर यहां से आपका साथियों बाहर आ सकता है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुझे बताइए कि बनियाई शब्द में साथियों प्रत्यय क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए, बनियाई शब्द की अगर बात करें तो यहां पर आई प्रत्यय हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद अगर बात करते यहां पर साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विद्वान का स्त्रीवाची शब्द क्या होता है। तो विद्वान साथियों पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीवाचक शब्द क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। फिर से आ गया साथियों विदुषी, यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कपिल आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया आपसे साथियों पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, तो यहां पर साथियों सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या सकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसके बाद देखिए मैं आप चला जाऊंगा। अब मैं आप की जगह पर साथियों मैं क्या लिख सकता हूं, मैं खुद भी लिख सकता हूं। आप की जगह पर साथियों मैं स्वयं भी लिख सकता हूं। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं खुद की बात कर रहा हूं, तो वहां पर हमेशा कौन सा साथियों सर्वनाम होता है, हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद देखिए नौकर गांव तक गया, इस रेखांकित शब्द आपको बताना है साथियों, यानी कि यहां पर जो तक लिखा हुआ है ना, आपको बताने कि ये क्या चीज है, मुझे बताइए। ये संकेतवाचक है? नहीं। ये स्वरूपवाचक भी नहीं है। मैं नौकर गांव तक गया, ये एक संबंध सूचक आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, संबंध सूचक हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ये आपका संबंध सूचक साथियों अव्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आध्यात्मिक विशेषण किस मूल शब्द से निर्मित है। तो ये साथियों अध्यात्म से निर्मित है। किससे? अध्यात्म से निर्मित है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का साथियों आपको क्या करना है, आपको चयन करना है, मुझे बताइए। देखिए तुम्हें क्या जल्दी लगी है, तुम्हें क्या जल्दी लगी है, मुझे थोड़े से चावल उधार दो, ये तो सही लग रहा है। अपने शरारती लड़के का कुछ करो, ये भी सही लग रहा है। सब एक एक करके अंदर आओ, ये भी साथियों सही लग रहा है। तुम्हें क्या जल्दी लगी है, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर दिक्कत है और दिक्कत है साथियों, तो ये क्या होगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए प्रेरणार्थक की अगर बात करते हैं यानी कि काम किसी दूसरे से करवाना, तो आप एक ऐसे वाक्य का चयन कीजिए जहां पर काम किसी दूसरे से करवाया जा रहा है, वहीं पर कौन सी क्रिया होती है, हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए यहां पर अगर बात करें कि भारत ने लड़ाई लड़ी, तो भारत ने खुद लड़ाई लड़ी, ये नहीं होगा प्रेरणार्थक क्रिया इसमें। मारे चिंता के वहां मारा जाता, ये भी नहीं होगा। रवि पुस्तक पढ़ता, ये भी नहीं होगा। शीला मीना से चाय बनवाती, यहां पर दूसरे से काम करवाया जा रहा है, और अगर दूसरे से काम करवाया जाता है तो वहां पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नील क्या लिखा हुआ साथियों, नील का टीका लगाना, इस मुहावरे का मतलब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो नील का टीका लगाने का मतलब होता है कलंक लगाना या कलंकित करना। राइट आंसर जिनका भी डी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। गाल बजाने का मतलब क्या होता है साथियों, इस मुहावरे के मतलब की अगर बात करते हैं तो बहुत अधिक बोलने को ही एक तरीके से क्या कहा जाता है, गाल बजाना कहा जाता है। उसके बाद देखिए वाक्यांश के लिए साथियों आपको बताना है कि ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। देखिए ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसको आस्तिक कहा जाता है, और जो विश्वास नहीं रखता है साथियों उसको नास्तिक कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि तेज, जिसका तेज निकल गया है, क्या जिसका तेज निकल गया है उसको क्या कहा जाएगा साथियों, ठीक है ना, उसको साथियों निस्तेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों, निस्तेज कहा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दिए गए विकल्पों में से नायक शब्द में कौन सी संधि है, मुझे बताइए। अगर नायक शब्द की अगर बात करते हैं, अगर इसका आपसे संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो आप इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे साथियों, नय धन अक जो होगा ना वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी साथियों, इसमें अयादि संधि होगी। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ए है, तुम्हें
कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, कपि धन ईश की संधि से कौन सा शब्द बनेगा मुझे बताइए। अगर बात करें, अगर मैं आपसे कहूं कपीश का संधि विच्छेद करके मुझे बताइए तो आप कैसे करेंगे साथियों, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कपीश में कौन सी संधि है, तो यहां पर साथियों दीर्घ संधि है। यहां पर अगर बात करते हैं कौन सी संधि है साथियों, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अकाल पीड़ित इस शब्द का सामासिक विग्रह अगर आप करेंगे तो आप कैसे करेंगे मुझे बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, जिनका भी पेपर अभी नहीं हुआ है और जिनका पेपर साथियों होने वाला है, मैं कहूंगा साथियों अगर परीक्षा से पहले कुछ घंटे भी अगर आप पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको दो तरह के पीडीएफ दे रहा हूं। इन दोनों पीडीएफ को आप लोग एक बार सरसरी निगाहों से देखकर यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों, पहली पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं साथियों जिसमें 10 मॉक टेस्ट आपको दे रहा हूं, जैसे आपका पेपर आ रहा है ऐसे। उसके अलावा अगर बात करें 2018 से पेपर, दूसरी पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं 2018 से लेकर 2024 तक का साथियों सभी शिफ्ट का हल सहित आपको पेपर दे रहा हूं, सॉल्यूशन के साथ आपको साथियों पेपर दे रहा हूं। ये दोनों पीडीएफ अगर आप सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो मेरा मानना है 65 से लेकर 70% आपका पेपर यहीं से फंसने वाला है। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जाएंगी। कैसे इन पीडीएफ को ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको साथियों एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड पर आपको 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होता है और ये पीडीएफ आपको तुरंत साथियों भेज दी जाएगी। तो एग्जाम से पहले पहले साथियों अगर आप ये पीडीएफ ले लेते हैं तो मेरा मानना है एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं साथियों इस सवाल की तरफ कि अकाल पीड़ित का सामासिक विग्रह क्या होगा। अकाल से पीड़ित कह सकते हैं ना, तो अकाल द्वारा पीड़ित गलत हो जाएगा, अकाल से पीड़ित ये आपका सही हो जाएगा और सही हो जाएगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोपी शब्द का साथियों बहुवचन क्या होता है मुझे बताइए। टोपी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, टोपियां हो जाएगा। यानी कि जिनका आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए तो ऐसे कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है मुझे बताइए। चलिए कौन सा शब्द साथियों एक वचन में प्रयुक्त होता है बताइए। देखिए जनता शब्द की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक वचन में प्रयुक्त होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का साथियों चयन कीजिए। यानी कि अगर बात करें कि बेटी ने बेटा से पूछा, ये तो गलत वाक्य लग रहा है। बेटो बेटियों से ये भी गलत लग रहा है। बेटे ने बेटी से पूछा, ये सही लग रहा है। बेटा ने बेटी, ये भी गलत लग रहा है। मैं कहूंगा कि जो आपका शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि बेटे ने बेटी से पूछा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि है, तो कहां पर साथियों आपको दिक्कत लग रही है ये आप लोग को साथियों मुझे बताना है। देखिए फटाफट साथियों और मुझे बताइए। चलिए चलिए तो यहां पर अगर बात करें कि देखिए कौन सा एक तरीके से अगर किस वाक्य में वर्तनी से संबंधित अशुद्धि है ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए आर्यवर्त एक राष्ट्रीय दैनिक है, ठीक है ना, राष्ट्रीय दैनिक है साथियों, ये तो सही लग रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी त्रुटि वगैरह साथियों आपको नहीं लग रही होगी। चलिए उसके बाद अगर बात करें यहाँ अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता साथियों है, यहां पर अगर बात करते हैं तो ये प्रतियोगिता आपका गलत लिखा हुआ है। ये प्रतियोगिता ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है साथियों, प्रतिता में छोटी की मात्रा बनती है, प्रतियो और गीता आपका हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि दूसरा वाला पढ़ा और दूसरा वाला में दिक्कत है, तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है साथियों मुझे बताइए। देखिए अमृत को हम लोग सुधा भी कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, पीयूष भी कहते हैं, अमी भी कहते हैं, लेकिन शशि नहीं कहते हैं। तो शशि आपका क्या होगा, शशि आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि शशि की अगर बात करें साथियों तो ये चांद का पर्यायवाची है। अगला सवाल देखिए कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए, यानी कि मेघ शब्द का साथियों पर्यायवाची क्या हो सकता है मुझे बताइए। मेघ की अगर हम बात करते हैं साथियों तो मेघ को क्या कहा जाता है, मेघ की अगर बात करें मेघ को वारिद कहा जाता है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से अपयश का साथियों विलोम क्या हो सकता है मुझे बताइए। अपयश का साथियों विलोम जो होगा ना वो आप लोग ध्यान रखेंगे सुयश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपयश का विलोम क्या हो जाएगा, सुयश हो जाएगा। मुनाफा शब्द का साथियों विलोम क्या होगा मुझे बताइए। तो मुनाफा की अगर विलोम की बात करते हैं तो नुकसान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। दिए गए शब्द का यानी इन दोनों के मतलब आपसे कुल मिला के पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पवन का मतलब क्या होता है
और पावन का मतलब क्या होता है ये आपको साथियों यहाँ पर बताना है। आप सभी लोग जानते हैं पवन का मतलब होता है हवा, प्रांत नहीं होता है, कपड़ा नहीं होता है, मैं कहूंगा हवा, हवा यहाँ पर है। और पावन का मतलब क्या होता है साथियों, पावन का मतलब अपवित्र नहीं होता है, क्या होता है, पवित्र होता है। मैं कह सकता हूं कि आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए जोश अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारिक करते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो वहां पर अगर बात करें वहां पर आपका उभय अलंकार हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें अलंकार आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों क्या आ गया, सा आ गया, तो मैं कह सकता हूं यहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा और यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सबका निचोड़ लेकर तुम सूखे से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में, इस पंक्तियों में किसकी है क्या, यानी कि ये पंक्तियां आपसे पूछी जा रही है किसकी है, तो मैं कहूंगा जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए सिकंदर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की थी, इस वाक्य में कौन सा काल है मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों पूर्ण भूतकाल है, कोई संदेह नहीं है, कोई अपूर्ण नहीं, कोई सामान्य भूत नहीं है, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। पुष्प फूले हैं, पुष्प फूले हैं, यह वर्तमान काल का उदाहरण है या भविष्य काल का या भूतकाल का या वर्तमान भविष्य दोनों का। तो ये साथ देखिए पुष्प फूले हैं तो ये वर्तमान की बात चल रही है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। निश्चित कूट भाषा में रैबिट को साथियों क्या लिखा जाता है, यानी कि RABBIT को क्या लिखा जाता है, UCEDLB लिखा जाता है। उसके बाद अगर बात कर रहे हैं उसी प्रकार से DONKEY डंके को क्या लिखा जाता है, GQQMHA लिखा जाता है। तो आपसे पूछा ही जा रहा है कि TURTLE को क्या लिखा जाएगा। देखिए परीक्षा में हर शिफ्ट में साथियों इस टाइप का एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है रीजनिंग के। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। अब अगर बात करते हैं साथियों कि सवाल को हम कैसे करेंगे, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लॉजिक आखिर क्या लगा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए R अगर बात करते हैं साथियों, R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, B 2 पर होता है, B 2 पर, I 9 पर होता है, 20 पर होता है, 20। अगर हम साथियों इसकी बात करते हैं, अब हम इसको लिख रहे हैं क्या, इसको यहां पर लिख रहे हैं। अब देखिए U होता है 21 पर, ये वाला U 21 पर, C 3 पर, C आपका 3 पर हो जाएगा, ठीक है ना, और E आपका 5 पर हो जाएगा, D 4 पर हो जाएगा, L 12 पर हो जाएगा, V 22 पर हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ये 18 है, 18 से 21 हुआ है 2 बड़ा है, 1 से 3 हुआ है 2 बड़ा है, अच्छा 18 से 21 हुआ है तो 3 बड़ा है साथियों, ये 1 से 2 हुआ है 2 बड़ा है, और ये 2 से 5 हुआ है तो मैं कह सकता हूं 3 बड़ा, यानी कि पहले 3 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 3 बड़ा, और फिर से साथियों 9 से यहां पर 12 हो गया, 3 बड़ा है। तो लॉजिक आप समझ गए ना। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि यहां पर भी अब सेम टू सेम वही लॉजिक लगेगा जो ऊपर वाले में लगा है, ठीक है। कैसे क्या होगा साथियों, देखिए जरा, अब यहां पर जो लिखा हुआ है ना वो क्या लिखा हुआ है, देखिए वो ये 20 पर होता है साथियों, ये 21 पर होता है, R 18 पर होता है, T 20 पर होता है, L 12 पर होता है, और E 5 पर होता है। अब सबसे पहले 3 बढ़ाया गया था ना, तो इसमें 3 बढ़ाएंगे साथियों, 23 हो जाएगा। 23 पर होता है आपका X, 23 पर क्या होता है साथियों आपका X, सॉरी 23 पर X नहीं होता है, 23 पर होता है आपका W। तो 23 पर आपका W होता है तो W यहां पर लिख दिया। उसके बाद इसमें 2 बढ़ेगा तो 23 हो जाएगा। 23 पर क्या होता है साथियों, एक तरीके से अगर बात करें W होता है तो फिर W आ जाएगा। डबल W कहां पर है, ऑप्शन नंबर C वाले में, इसको टिक करके आगे आपको क्या करना है साथियों, आगे आपको बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए अब अगर साथियों बात करते हैं उसके बाद देखिए, अब यहां पर 3 बड़ा है, 2 बड़ा है, फिर यहां पर 3 बढ़ाएगा तो यहां पर साथियों 21 आ जाएगा, 21 पर होता है U। तो इस प्रकार से साथियों आप करेंगे ना तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर C के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि HC 5 है, FF 8 है, DI 11 है, BL 14 है। तो आपको बताने कि यहां पर साथियों क्या क्या आएगा। अब देखिए H होता है 8 पर, ये क्या हो गया है साथियों, ये F हो गया है, यानी कि 2 घटाया गया है, यहां पर भी 2 घटाया गया, यहां पर भी 2 घटाएगा, और जब यहां पर 2 घटाएंगे तो मेरा मानना है Z आ जाएगा बिल्कुल। ये C से साथियों F हुआ है, 3 बढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद साथियों फिर से यहां पर 3 बढ़ाया गया, I हो गया, फिर से 3 बढ़ाया गया, L हो गया, तो 3 बढ़ाएंगे मेरा मानना है O आ जाएगा। और ZO कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है,
इसको क्लिक करने और आगे बढ़ना एग्जाम में। लेकिन हम इसको साथियों पूरा देखेंगे। देखिए 5 से 8 3 बढ़ाया गया, 8 से 11 3 बढ़ाया गया, 11 से 14 3 बढ़ाया गया, 14 में साथियों 3 बढ़ाएंगे तो 17 आएगा। यानी कि आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल की अगर बात कर दे, इसको मैं थोड़ा क्या कर देता हूं, जूम कर देता हूं साथियों। अब आप लोग यहां पर इसको देखिए। यहां पर अगर बात करें साथियों क्या कहा गया है कि आप एक कांस्टेबल, क्या लिखा हुआ है, कंसल्टेंसी में आईटी विशेषज्ञ हैं आप, लेकिन आपको सौंपा गया कार्य मानव संसाधन से संबंधित है। यानी कि आप कंसल्टेंसी में आईटी विशेषज्ञ हैं और आपको जो काम सौंपा जा रहा है वो मानव संसाधन से संबंधित है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको सीमित ज्ञान है, यानी कि लिमिटेड नॉलेज है आपको। तो आप इस कंडीशन में अगर आप साथियों फंस जाते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, आप सीमित कार्य को करेंगे और इसे बॉस को भेजेंगे, बाकी के कार्य को बॉस को भेजेंगे, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। सहकर्मी से मदद लेंगे और सीखने के बाद कार्य को समाप्त करेंगे और वरिष्ठ को सूचित करेंगे कि आपने कार्य को समाप्त करने के लिए एक साथी कार्यकर्ता की मदद ली है। या प्रदत्त कार्य के समय आप बॉस को प्रासंगिक अनुभव ना होने के बारे में आप देखिए सबसे पहले यही बताएंगे उनको कि अगर आपको एक ऐसा काम दिया जा रहा है जिसमें आपको लिमिटेड नॉलेज है तो आप तुरंत साथियों बोल देंगे कि इसमें मुझे जो है ना वो थोड़ी सी कम अनुभव है, ठीक है ना, अनुभव की इसमें कमी है। तो फिर अब अगला एक्शन साथियों वो खुद लेंगे बॉस। यहां पर अगर बात करें साथियों दवा का संबंध जो है ना वो औषधालय से है, उसी प्रकार बंदूकों का संबंध किससे होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें साथियों जैसे दवाओं को कहां पर रखा जाता है, औषधालय में रखा जाता है, उसी प्रकार बंदूकों को कहां रखा जाता है, संग्रहालय में नहीं, युद्ध में नहीं, तहखाने में नहीं साथियों, शस्त्रशाला में रखा जाता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक पुलिस अधिकारी के लिए हानिकारक होगा। तो कौन सा गुण होगा साथियों मुझे बताइए। ईमानदार, वफादार और साहसी होना, कानून तोड़ने वालों के प्रति सख्त होना, तो ये तो होना चाहिए गुण, ये नहीं हो, ये ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मजबूत और बहादुर बनने के लिए एक पुलिसकर्मी के रूप में अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार रहना, तो ये गुण भी एक पुलिस अधिकारी के पास होना चाहिए। आत्मविश्वासी, क्या आत्मविश्वासी और बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन कभी कभी स्थिति की मांग होने पर कानून के प्रति भी उदार होना चाहिए। ऐसा नहीं है साथियों, मैं कहूंगा, ठीक है ना, ये गुण जो है ना एक पुलिस अधिकारी के लिए हानिकारक होगा, ये गुण हानिकारक होगा एक पुलिस अधिकारी के लिए। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें कि एक निश्चित कूट भाषा में मोल, नक, सुड को क्या लिखा जाता है, डॉग्स आर बार्किंग लिखा जाता है। नुक सो जुट को क्या लिखा जाता है, डॉग्स आर फास्ट लिखा जाता है। नुक टॉम को क्या लिखा जाता है, डंकी आर मैड लिखा जाता है। तो कह रहे कि उसी कूट भाषा में बार्किंग को क्या लिखेंगे। देखिए बार्किंग की अगर हम बात करते हैं साथियों, क्या बार्किंग की अगर बात करते हैं कि बार्किंग कहां कहां पर लिखा हो, एक तो ये बार्किंग लिखा हुआ है और कहीं पर बार्किंग लिखा हुआ है, देखिए जरा, और कहीं पर बार्किंग नहीं लिखा हुआ है। यानी कि बार्किंग का कोड हो सकता हो मोल हो सकता हो नक हो सकता हो साथियों सड हो। इतनी बात तो कंफर्म है ना। अब आपको करना क्या है साथियों, बार्किंग का कोड निकालने के लिए आपको डॉग का कोड और आर का कोड मालूम होना चाहिए। यानी कि डॉग का कोड और आर का कोड साथियों आप पता करिए। अगर डॉग की बात करते हैं ना साथियों, तो डॉग का कोड एक तो यहां पर होगा और डॉग का कोड साथियों एक कहां पर होगा, अच्छा डॉग आर, और हमें दोनों मिल जाएंगे साथियों, डॉग आर और डॉग आर का कोड यानी कि यहां पर है और डॉग आर का कोड यहां पर है। यानी कि दो शब्द होंगे जो सेम होंगे, एक तो नक सेम है और साथियों सड सेम है, नक और सड़, यानी कि नक, ठीक है ना, नक और सड़ ये दोनों जो होंगे डॉग और आर के कोड होंगे। अब देखिए बार्किंग कहां पर लिखा हुआ है, बार्किंग की अगर बात करते हैं ना साथियों हम लोग, तो देखिए नक भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नक जो है ना, और सड भी आंसर, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से डॉग आर के कोड हैं। मोल की अगर बात करते हैं, मोल साथियों जो होगा ना, मोल आपका बार्किंग का कोड हो जाएगा। तो बार्किंग के लिए साथियों जो कोड होगा वो मोल होगा, जिनका आंसर यहां पर है बी के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि पीडीवी है, उसके बाद ओबीएस है, उसके बाद एनजेडपी है। तो आपको बताने यहां पर तीन से कौन से तीन लेटर आएंगे। देखिए पी होता है
साथियों 16 पर, डी होता है 4 पर, वी होता है 22 पर। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर, अगर बात करें ओ होता है साथियों 15 पर और बी होता है 2 पर, एस होता है 19 पर। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों क्या, देखिए भाई एन होता है 14 पर, जेड होता है आपका 25-26 पर और पी होता है 16 पर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या किया जा रही है, 16 से 15 हुआ, 15 से 14 हुआ, यानी कि एक घटा है तो एक घटेगा, यानी कि यहाँ पर 13 आ जाएगा। उसी प्रकार 4 से 2 हुआ है, क्या हुआ भाई 4 से 2 हुआ है, 2 से 26 हो गया है। ठीक है, देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 में एक तरीके से 2 घटा देंगे ना तो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। और z में साथियों जब हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि x आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करें अगर m जो है ना, m पर क्या आता है, m 13 पर क्या आता है m, और यहाँ पर x आ जाएगा। तो mx कहाँ पर लिखा हो, एक तो यहाँ पर लिखा है, एक यहाँ पर लिखा है। अब इसको देखो जरा, 22 से 19 हुआ है साथियों, 3 घटाया गया है, ठीक है, और 19 से 16 हुआ है, 3 घटाया गया है, तो 3 घटाएंगे साथियों क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 13 आ जाएगा, यानी कि m आ जाएगा। तो MXM आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, मैं कहूंगा आपका आंसर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा। देखिए कि XPCF है, इसको WOBE लिखा जाता है, LRVA को KQUZ लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि BMWG को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लेटर पोजीशन की अगर बात करें तो X आपका आता है 24 पर, P आता है 16 पर, C 3 पर आता है, F 6 पर आता है। उसी प्रकार W जो है ना वो 23 पर आता है, 15 पर आ जाएगा, 2 और साथियों 5 आ जाएगा। अब 24 से 3 हुआ है, सिंपल सी बात है, 1 घटाया गया, 16 से 15 1 घटाया गया, 3 से 6 से 1 1 घटाया जा रहा है, तो इसमें 1 घटाओ, यानी कि यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा L आ जाएगा, यहां पर साथियों क्या आ जाएगा VW यानी कि V आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा F आ जाएगा। तो अब आपको देखना है साथियों क्या ALVF कहां पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग, देखिए कि SWING को 68 लिखा जाता है, SWITCH को 86 लिखा जाता है, तो BOARD को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। कुल मिला के मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों S 19 पर होता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सभी लेटर को जोड़कर 68 बन सकता है, ठीक है। 19 पर, W आपका 23 पर होता है, और I 9 पर होता है, N 14 पर होता है, और साथियों ये 7 पर होता है जी। अब इसको अगर जोड़ें कितना बन जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 और इधर कितना हो जाएगा 30, एक तरीके से मान लीजिए 30 40 50, 50 और 22 कितना हो जाएगा 50 22, तो 68 नहीं हो रहा है साथ, यानी कि ये लॉजिक हमारा जो होगा, ये लॉजिक एक तरीके से कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। और एक लॉजिक मैंने आपको और बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे लेटर हैं, कोई बड़ा नंबर लिखा हो, तो ये भी हो सकता है कि इनके अपोजिट लेटर को जोड़कर ये 68 बनाया गया है। अब अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें इसका अपोजिट, जैसे कि मान लीजिए A का अपोजिट Z होता है, उसी प्रकार B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट साथियों X होता है, D का अपोजिट साथियों W होता है, उसी प्रकार S का अपोजिट क्या होता है, H होता है। तो यहां पर H आ जाएगा। W की अगर बात करें साथियों, W का अपोजिट साथियों D होता है। I के अपोजिट की अगर बात करें साथियों, I का अपोजिट आपका R होता है, N का अपोजिट M होता है, और G का अपोजिट T होता है। यानी कि अब इनके लेटर्स को जरा देखिए, जैसे कि ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 18 हो गया, ये साथियों 13 हो गया, ये 20 हो गया, इनको जोड़िए जरा और देखिए कितना आता है। तो ये 8 4 12 हो जाएगा, 12 और आपका 18 18 20 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं साथियों 13 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका 5 और 6 बिल, ठीक है ना, कितना आ गया, एक तरीके से 63 आ गया। तो 63 में अगर हम कुछ नंबर जोड़े साथियों, कितने एक तरीके से नंबर जोड़े, ठीक है ना, अगर हम 5 नंबर जोड़ते हैं तो कितना हमें मिल जाएगा 68 मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से साथियों यहां पर भी आपका ऐसे ही होगा। क्या आपको अपोजिट लेटर से बनाना है साथियों, और उन अपोजिट लेटर को एक तरीके से आपको जोड़ देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बी का अपोजिट साथियों क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट आपका y होता है जो कि 25 पर आता है। O की अगर बात करें, O का अपोजिट आपका L होता है जो कि 12 पर आता है। A का अपोजिट Z होता है जो कि 26 पर आता है, और R का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, I जो कि 9 पर आता है। D का अपोजिट W हो जाएगा जो कि 23 पर आएगा। इनको साथियों जोड़ दो, कितना आएगा देख लो एक तरीके से, 25 12 आपका कितना हो जाएगा साथियों, आपका कितना हो जाएगा 35 37 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें 37 हो गया, ये आपका 26 हो गया,
ठीक है, ये आपका 33 बोले तो 32 हो गया दोनों को जोड़ के, तो ये आपका कितना 13 14 15 आपका आ गया, और ये कितना आ गया 9 आ गया, यानी कि 95 आ गया। अब देखिए मेरे हिसाब से अब यहां पर अगर बात करें 1 2 3 4 5, अब यहां पर भी साथियों 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो कुल मिला के 100 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, सब में साथियों 5 जुड़ रहा है, सब में नहीं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर हैं तो मेरे हिसाब से साथियों 5 इसमें जुड़ेगा, कितना, ठीक है। और इसमें अगर इसको करोगे तो इसमें टोटल करने के बाद इसमें 6 जुड़े, क्योंकि इसमें 6 लेटर हैं। तो मेरा मानना है कि जो कॉन्सेप्ट, जो चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आप सभी लोग साथियों भली भांति प्रकार से समझ चुके होंगे। अब नंबर सीरीज वाला साथियों आपकी स्क्रीन पर सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि 34 है, 46 है, 64 है, 88 है, उसके बाद आपको बताने की कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 154 ही आना चाहिए। अब देखिए यहां पर अगर बात करें ये 12 बढ़ाया गया है, 46 से 64 हुआ है, कितना बढ़ाया गया है, अगर बात करें साथियों 8 और आपका 1 यहां पर बढ़ाया गया, यानी कि 18 बढ़ाया गया है। 88 से अगर साथियों 64 से अगर 88 की बात करेंगे तो कितना बढ़ाया गया है, ये साथियों 4 और यानी कि 24 बढ़ाया गया है। अब अगर बात करें देखिए ये कितना बढ़ाया गया है, ये 6 का गैप है, यहां भी 6 का गैप है, तो मेरा मानना है कि यहां भी 6 आ जाएगा, यानी कि 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 88 और 30 कितना हो जाएगा साथियों 8 और यहां पर 11, यानी कि यहां पर 118 आएगा। अच्छा ऑप्शन में तो 118 है, लेकिन अब अगर बात करते हैं, क्या हम बात करते हैं यहां पर साथियों 6 और बढ़ाएंगे 36 आ जाएगा, यानी कि 118 और 36 अगर 154 होता है तो यह हमारा आंसर कंफर्म है। देखिए यहां पर 4 आ जाएगा साथियों, आपका 5 आ जाएगा, एक बिल्कुल साथियों 154 आ रहा है, यानी कि ये आपका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से एक तरीके से यहां पर कंफर्म हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि एक चित्र की ओर संकेत करते हुए आनंद ने कहा, आनंद मान लीजिए आप हैं और मैं मान लेता हूं मैं हूं, तो आनंद कहते हैं, यानी कि मैं कहता हूं कि चित्र में दिख रही महिला, एक चित्र में कोई महिला, इस चित्र में जो महिला दिख रही है वे मेरे भांजे की नानी है। अब देखिए आपका भांजा कौन होगा, आपकी बहन का बेटा होगा, आपके भांजे यानी कि आपके भांजे की नानी कौन होंगी, आपकी माता जी होंगी। तो कह रहे हैं कि चित्र वाली महिला आनंद से कैसे संबंधित है, तो मैं कहूंगा साथियों आनंद यानी कि मैं, मेरी माता जी होंगी। तो माता जी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 36 को जैसे 162 बनाया गया है, 36 को जैसे 162 बनाया गया है, वैसे ही साथियों 24 को क्या बनाया जा सकता है, या आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर साथियों 36 को हम अगर मान लीजिए कितने से गुणा करें, एक तरीके से मान लीजिए 4 से अगर गुणा करते हैं, क्योंकि इसके नजदीक हमें ले जाना है इस नंबर को, अगर 4 से गुणा करते हैं 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि 144 आ रहा है। अगर 144 में साथियों हम क्या करें साथियों, हम इस 36 का आधा जोड़ दें, यानी कि 18 जोड़ दें, तो मेरा मानना है ये 162 बन जाएगा। कितना बन जाएगा साथियों 162 बन जाएगा। अब वही लॉजिक यहां पर लगा हुआ है कि 24 की अगर बात करें, 24 की साथियों गुणा आप 4 से करेंगे, 4 चौक 16 आएगा, 4 दूना 8 9 आ गया। अब यहां पर अगर बात करें, अब इसका आधा जुड़ेगा, यानी कि इसमें 12 जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा साथियों, मेरा मानना है 108 हो जाएगा। और 108 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा कि आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। लिखा हुआ है यहां पर कि 4 संख्याएं युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे, एक अलग है, तो जो अलग है ना साथियों उसका आपको चयन करना है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें कितना कितना गैप है, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो साथियों ये 12 का गैप लग रहा है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कितना एक तरीके से गैप लग रहा है, यहां पर आपका 14 का गैप लग रहा है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 12 का गैप लग रहा है, यहां पर भी 12 का गैप लग रहा है, तो इसमें भी 12 का गैप, इसमें भी 12 का गैप, इसमें भी 12 गैप, लेकिन इसमें 14 का गैप। तो सब इस क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों यहां पर लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, जूम कर देता हूं, ठीक है ना। ऑप्शन फिर नहीं दिखेंगे आपको, ऑप्शन की अगर बात करें ऑप्शन नहीं दिखेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों लिखा हुआ है सुजाय बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ
क्या लिखा हुआ है, सुजाय बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है। मान लेते हैं साथियों, अगर हम बात करें ए आपका ये यहाँ पर हो जाएगा, ये सुजाय यहाँ पर है, यहाँ से आरंभ करता है और 11 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, तो 11 किलोमीटर साथियों पूर्व की तरफ ये बढ़ता है। उसके बाद कहा जाता है कि फिर वो बाएं मुड़ता है, यानी कि इस तरफ को मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 5 किलोमीटर साथियों इसने ड्राइव कर लिया। उसके बाद कहने के फिर वो पुनः बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 7 किलोमीटर ड्राइव कर लिया इसने, ये अब यहां पर आ चुका है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर आता है, बाएं मुड़ता है साथियों और 13 किलोमीटर ये आ चुका है। ठीक है, 13 किलोमीटर साथियों ये आ चुका है। कह रहे हैं कि फिर वो दाएं मुड़ता है, क्या दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, तो दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, तो यहां पर साथियों मैं कह सकता हूं आ गया है, क्योंकि ये टोटल 11 है, 7 चला और 4 चलेगा, तो मैं कहूंगा ये यहीं पर आ जाएगा ये। ठीक है ना, ऐसे करके। तो कुल मिला के क्या कहा जा रहा है, पूछा आपसे जा रहा है कि बिंदु बी से, और ये कहां पहुंच चुका है, बी पर रुक जाता है, ये बी ये है, यानी कि बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, ये आप लोगों से साथियों यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो अब अगर बात करें, देखिए ये टोटल कितना है, ये टोटल आपका एक तरीके से 13 है। ठीक है, 13 है और ये 5 है। मैं कहूंगा यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी, मैं कहूंगा बिल्कुल 8 होगी। अरे भाई ये टोटल इसको जोड़ लो ना, ठीक है ना, ये टोटल 13 थी, ठीक है, ये 5 थी, 13 में से 5 घटाएंगे, दूरी हमें मालूम पड़ जाएगी, 8 हो जाएगा, तो 8 जहां पर लिखा होगा एक तो वो आंसर होगा। उसके अलावा अगर बात करें आपसे साथियों, क्या पूछा जा रहा है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा, तो उत्तर दिशा में साथियों ड्राइव करना पड़ेगा। अब आप देख लो, उत्तर और 8 किलोमीटर कहां पर लिखा हुआ है, उत्तर और उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर, तो ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। यानी कि अब अगर यहां पर बात करें, किन दो समीकरणों को बदलने पर यहां पर 10 आ जाएगा। अब मान लीजिए इस आंसर को हम सही मानते हैं, यानी कि भाग की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर भाग कर दो। अब देखिए ये माइनस है ना, तो इसको आप क्या कर दो, इसको आप भाग कर दो। ठीक है, उसके बाद ये भाग है ना, इसको आप माइनस कर दो, बस इतना सा फर्क है। देखिए 10 आता है नहीं, अगर 10 आ जाता है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करके 10 नहीं आता है तो इसको ट्राई करते हैं। इसकी अगर बात करें साथियों, 168 भाग 12 की 12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी कि इस जगह पर क्या आ जाएगा साथियों, 14 आ जाएगा, प्लस आपका 152। अब देखिए 26 की 6 से गुणा कराएंगे तो कितने आएगा साथियों, 6 चंग 36 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 चंग 36 हो जाएगा, 6 12, यानी कि यहाँ पर 15 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 152 आ जाएगा। यानी कि अब अगर यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ये 14 और एक तरीके से 152 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 और 6 और 166 हो जाएगा। 166 में से साथियों 156 जाएगा, तो जाहिर सी बात है 10 आएगा। बिल्कुल सही साथियों, यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो बहुत अच्छे लेवल के साथियों सभी सवाल हैं। इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से साथियों कई सारे क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, जिस किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर एक तरीके से चैनल पर नए हो तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक तो साथियों आप लोग कम से कम कर ही दीजिए। मुद्रास्फीति की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो मैं कहूंगा साथियों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का साथियों व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए रबर किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है, तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर रबर किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित वनस्पति से संबंधित है, आंसर आपका बी के साथ। उसके बाद देखिए पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 1:8 का अनुपात होता है। लार में एक पाचक एंजाइम लार एमाइलेज किसके पाचन की शुरुआत करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। अब अगर बात करें ना, अभी कुछ देर के बाद आप लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चन, क्योंकि आपने हिंदी भी देख ली, आप अभी जीएस देख रहे हैं, आप रीजनिंग भी साथियों देख चुके हैं, मैथ के भी क्वेश्चन देखेंगे इसी वीडियो में हम लोग। गबन पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखित है, तो मुंशी
मुंशी प्रेमचंद की अगर बात करें इनके द्वारा लिखित है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो अगर बात करें सूती वस्त्र, ये कहीं ना कहीं कृषि पर आधारित है, ये भी कहीं ना कहीं, ये भी कहीं ना कहीं, लेकिन सीमेंट उद्योग नहीं है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान सभा में प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी किसने दिया था। तो ये किसने दिया था साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन साथियों कब हुआ था, 1972 में इसका गठन हुआ था। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है साथियों, आयाम कहलाई जाती है। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय पर राज्य सचिव कौन थे। तो साथियों कौन थे, एडविन मॉन्टेग्यू थे। कौन थे साथियों, एडविन मॉन्टेग्यू थे। ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। तो अगर बात करते हैं साथियों जो आपका गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। तो अगर इनकी बात करते हैं साथियों तो होर मुफ्ती फिरोज शाह मोदी की अगर बात करें तो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे साथियों, फिरोज शाह मोदी थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो मैं कहूंगा सारस क्रेन, ये आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी हो जाएगा। चलिए ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की, आप लोग देखिए यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक है। तो अगर बात करते हैं साथियों एस अगेंस्ट ऑड्स की अगर बात करते हैं साथियों तो ये क्या है, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक है। उसके बाद अगर बात करते हैं अगले नंबर के सवाल की कि महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो मैं कहूंगा महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। यह आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। साथियों जो भी आपके क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे जीके जीएस को हो, चाहे साथियों रीजनिंग के हो, चाहे मैथ के हो, मैं सब साथियों सिलेक्टेड आपको करवा रहा हूं। मैं वही चीज आपको साथियों पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपको साथियों डायरेक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय सूबेदारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पदवी का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है साथियों, उपरिक का किया जाता है। अगला सवाल देखिए गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था। तो किस काल में किया था साथियों, 1266 से 1287 तक किया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो अगर बात करते हैं आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो विटामिन सी पाया जाता है आंवला में। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान किन दो अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को साथियों निलंबित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत नहीं है। तो कौन सा है साथियों, चित्रकूट है, औरैया है, बांदा है, लेकिन भदोही नहीं है। अगला सवाल देखिए कि गोंचा महोत्सव को लोकप्रिय रूप से रथ महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही, गोंचा महोत्सव को रथ महोत्सव भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे समय में मनाया जाता है जब हिंदू रामनवमी मनाते हैं, नहीं जब हिंदू रथ यात्रा मनाते हैं। बिल्कुल सही साथियों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खाली जगह में आपका यही शब्द आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि साथियों आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 का विषय क्या था। इसकी थीम की अगर बात करें, विषय की अगर बात करें तो मैं कहूंगा साथियों सड़क सुरक्षा नायक बने, सड़क सुरक्षा नायक बने, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बात करते हैं यहां पर बाल विवाह प्रति
प्रतिबंध अधिनियम 1929 की, तो ये अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए कि इनमें से किस जलप्रपात को भारत का नायाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। तो भारत का नायाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नायाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिबिंब ऐप विकसित किया था? तो प्रतिबिंब ऐप साथियों किसने विकसित किया था? मैं कहूंगा झारखंड ने विकसित किया था। प्रतिबिंब ऐप किसने विकसित किया है? झारखंड ने विकसित किया है। उसके बाद देखिए मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब शुरू हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 1910 की अगर बात करते हैं तो मध्य भारत में बस्तर विद्रोह जो है ना वो 1910 में साथियों शुरू हुआ था। उसके बाद अगर बात करते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था साथियों? शाहजहां के शासनकाल में ही दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए कि भारत में जो साइबर अपराध है इसमें परिगणित है क्या? जब हम बात करते हैं साथियों से अवशिष्ट विषयों की, यानी कि भारत में साइबर अपराध जो है ये अवशिष्ट विषय में परिगणित है। ये आप सभी लोग याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें यानी कि दुधवा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये यूपी के निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो ये लखीमपुर खीरी में। ये कहां पर है साथियों? ये लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के साथियों क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे, यानी कि अब अगर हम लोग बात करते हैं साथियों तो आप मैथ के क्वेश्चंस एक तरीके से टॉप लेवल के सभी क्वेश्चंस यहां पर आप लोग देखेंगे। देखिए यहां पर अगर बात करें यानी कि दो संख्याएं, अगर एक संख्या 24 है दूसरी संख्या 25 है, यानी कि इनका अनुपात दे रखा है अगर 24:25 के अनुपात में दो संख्याएं हैं और इनका महत्तम समापवर्तक 3 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक साथियों क्या होगा? ये बात आप सभी लोगों से यहां पर कुल मिला के पूछी जा रही, मुझे बताइए। देखिए अब कभी भी अगर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो सवाल में और महत्तम समापवर्तक दे रखा हो तो अगर आपसे कहा जाए कि पहली संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करा देना है? 24×3। क्या 24×3 करा देना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो आपको करा देना है 25×3। क्या करा देना है? 25 गुणा आपको 3 करा देना है। 24×3 करेंगे साथियों तो 72 आएगा और 25×3 करेंगे तो 75 आएगा। अब वो चीज आपको तो मालूम होगी कि साथियों पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, वो सूत्र आपको पता होगा और इसकी मदद से लघुत्तम समापवर्तक हम निकाल सकते हैं। यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या दे रखा है? महत्तम समापवर्तक 3 दे रखा है और गुणा लासा आपसे पूछा जा रहा है लघुत्तम समापवर्तक। बहुत आराम से निकल जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, यानी कि 75 की 25 से साथियों 72 की 25 से गुणा आप करा दीजिए। क्या आ जाएगा? 5 दूना 10, 7 पंजे 35 और एक आपका 36 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 4 और ये आपका 14 हो जाएगा। 0 0 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 8 और 1, यानी कि 1800 जो निकलेगा वो लघुत्तम समावर्तक निकलेगा। लासा आपका जो निकलेगा वो 1800 निकलेगा। और जिनका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा कि आंसर आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। एक गोदाम में 104 बोरों का औसत कितना बताया जा रहा है साथियों? 130.5 किलोग्राम बताया जा रहा है। और शेष यानी कि और 36 बोरों का औसत कितना है? 75 किलोग्राम है। तो कह रहे कि गोदाम में जितने बोरे हैं यानी कि 104 + 36 इन सभी बोरों का औसत बताइए कितना किलोग्राम होगा। तो कुछ नहीं साथियों, देखिए 104 बोरों का औसत वजन कितना है? मैं कहूंगा 130.5 यानी कि 130 किलोग्राम और आधा किलो है। अब देखिए अगर कभी भी आपको संख्या पता चल जाए और औसत पता चल जाए तो अगर उन दोनों की आप गुणा करा दो ना तो आपको पता चल जाएगा क्या कि 104 बोरों का कुल मिला के वजन क्या है। तो आपको इसके लिए साथियों क्या करना होगा? आपको करना कुछ नहीं होगा, 130.5 की गुणा 104 से करने होगी। तो साथियों मैं यहां पर करा लेता हूं 130.5, ठीक है ना। 130.5 की गुणा किससे करा देता हूं? 104 से करा देता हूं, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों क्या 13,572 किलोग्राम ये क्या हो जाएगा? ये 104 बोरों का कुल मिला के वजन हो जाएगा। औसत तो ये है,
कुल मिला के वजन ये हो जाएगा। अब देखिए और 36 बोरे रखे हुए हैं, कह रहे कि इन 36 बोरों का जो औसत वजन है वो कितना है, वो 75 किलोग्राम है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 36 बोरों का कुल मिला के वजन कितना होगा, तो आपको 36 की गुणा साथियों 75 से कर लेनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा साथियों, तो आपका आ जाएगा 2700, यानी कि 2700 किलोग्राम ये 3600 बोरों का वजन है। अब कहा यह जा रहा है कि सभी बोरों का, यानी कि 104 बोरे ये और 36 बोरे ये, तो कुल मिला के कितने बोरे हो जाते हैं ये साथियों, 36 और 104 आपके कितने हो जाते हैं, यानी कि 140 बोरे कुल मिला के हो जाते हैं। कह रहे कि इन कुल मिला के 140 बोरों का औसत वजन कितना होगा। ठीक है, तो इन दोनों वजन को भी साथियों जोड़ लो, कितना लिखा हुआ है 13,572 लिखा हुआ है, प्लस आपका 2700 यहां पर हो जाएगा, यानी कि 16,272 आ जाएगा, 16,272 आ जाएगा। ये आपका कुल वजन हो गया और ये कुल वजन 140 बोरों का है। इनका आपको औसत निकालना है, तो मैं कहूंगा साथियों इनको आप क्या कर दीजिए, इनको आप साथियों भाग कर दीजिए, यानी कि 16,200, ठीक है ना, 72 की भाग आपको किससे करना है साथियों, 140 से करना है। जब आप 140 से करेंगे ना साथियों, देखिए अब यहां पर थोड़ी सी अगर आप ट्रिक अपनाए, थोड़ी सी ट्रिक अगर आप अपनाए, तो मैं कहूंगा कि ये 160,000 मान लीजिए, क्या जैसे कि ये 140 है और ये 160 है, तो ये 140 से थोड़ा ही तो ज्यादा, यानी कि अगर ये साथियों ऐसे करके होता, ठीक है ना, तो इसको हम साथियों एक बार में काट लेते, यानी कि 10 आ जाता। तो मैं कह सकता हूं ये 11 टाइप करके कुछ आएगा, यानी कि 11 टाइप, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये नहीं, ये 16 लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो ये भी हो सकता है। या एक काम करो साथियों, इसको कट ही करा लो, 2 से इसको कट कराओगे तो नीचे 70 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छंग 12, फिर से साथियों कट कराओगे नीचे 35 आ जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है ना, 2 दूना 4 साथियों 0 लग जाएगा, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। अब साथियों इसको किससे कट करा लो, अब एक काम ये करो साथियों, क्या 20,268, यानी कि 2068, इसको 35 से दे दो भाग। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कितना आ जाएगा, एक तरीके से यहां पर एक मिस्टेक हो गई साथियों। मिस्टेक क्या हुई, देखिए इसको अगर करेंगे ना तो 2 चौक आएंगे, यानी कि यहां पर साथियों 4 आना चाहिए, यानी कि 2 चौक आपके 8 हो गए। देखिए 2 चौक आपके 8 हो गए, 0 लग गया, 2 छंग आपका 12 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, और नीचे क्या है साथियों, नीचे आपका 35 है, ठीक है ना, क्या है साथियों 35, यानी कि सिर्फ इसको 4 कर दो। आपको क्या कर देना है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, ऐसा करो ना, अच्छे तरीके से दोबारा से साथियों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दोबारा से अगर बात करें साथियों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि 35 की आपको कराना है किसके साथ, 4068 के साथ कराना। देखिए 35 से कम 35 हो जाएगा, 5 बचेगा, 6 आ जाएगा, अब फिर से 35 से कम 35 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 और यहाँ पर 2 बचेगा, ये 8 जो है ना ये यहाँ पर लिख लो, 218 हो गया। तो अब देखिए अब अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना 35 छंग की अगर बात करें साथियों, 35 छंग कितने हो जाएंगे, 210 हो जाएंगे। तो 35 छंग कितने हो गए साथियों, 210 हो गए, 8 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 यहां पर बढ़ा लिया, 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 35 दूना 70, 10 अभी भी बचा है, यानी कि 116.2 करके कुछ आएगा। तो 116.2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ऐसा करो साथियों, पॉइंट लगा है यहाँ पर 0 बढ़ा लो। तो मैं कह सकता हूं साथियों 35 तियां कितने हो जाएगा, 35 तियां तो ज्यादा हो जाएगा, 35 दूना कर लो 70 हो जाएगा, 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, मैं कहूंगा 30 बचेगा। अब देखिए 116.22 कहां पर लिखा हुआ है, 22 नहीं कह सकते साथियों हम अब देखिए इसके बाद नंबर और भी आएंगे ना, तो इसलिए 22 की जगह हम एक अगला नंबर दे देते हैं 23, यानी कि 116.23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं साथियों ये सवाल आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अगर एग्जाम में आएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को साथियों कर डालेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी समांतर भुजाओं का योगफल 186 सेंटीमीटर है और उनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 93 है। तो उन समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए अब यहां पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, 1/2 और समांतर भुजाओं का योगफल क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि समांतर भुजाओं का साथियों योगफल यहां पर आ गया, समांतर भुजाओं का योगफल यहां पर आ गया, गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 93 है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी साथियों यहां पर आ जाएगी, यानी कि 1/2 गुणा 186 गुणा 93, यानी कि 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 तियां 6 आ जाए, यानी कि 93 की गुणा 93 से आपको साथियों कराना है। देख लीजिए क्या आ सकता है,
3 3 आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, और 9 3 आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 9 3 आपका 27 हो जाएगा, 9 9 81 82 83 हो जाएगा, यानी कि 9 14 और 6 और 8, तो 8649 क्या कहीं पर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल को देखिए साथियों, आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहाँ पर सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। देखिए, जादू की वर्तमान आयु का मधु की आयु के साथ अनुपात क्या है, यानी कि ये जादू हो जाएंगे और ये कौन हो जाएंगे, ये मधु हो जाएंगे। अरे जादू की वर्तमान आयु का मधु की आयु से अनुपात कितना है साथियों? एक तरीके से बताया गया है 4:5, तो 4:5 है, यानी कि मधु की आयु, वर्तमान आयु अगर 30 वर्ष है, यानी कि अगर साथियों यानी कि 5 लिखा हुआ है ना, ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि जब 5 की गुणा 6 में कराएंगे तभी तो ये 30 आएगा, तो 4 की गुणा 6 में कराओगे 4 छंग 24 आएगा। मैं कह सकता हूं साथियों, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मधु की वर्तमान आयु 30 वर्ष है तो जादू की वर्तमान वर्ष 24 वर्ष होगी। तो जादू की वर्तमान वर्ष कितनी होगी साथियों? 24 वर्ष होगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है ना साथियों। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था उन दोनों पीडीएफ को सरसरी निगाहों से एक बार देखकर चले जाएंगे तो मेरा मानना है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। क्यूआर कोड पर आपको 45 का पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और दोनों पीडीएफ आपको भेज दी जाएंगी, क्योंकि लगभग साथियों 65 से 70% पेपर आपका इन्हीं दो पीडीएफ से देखने को आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।